नमस्ते गौतम जी। फिर अगला प्रश्न हमारे पास तैयार ही रहता है हमेशा आपके लिए। एक पुस्तक मैं पढ़ रही थी जिसके अंदर इस तरह से लिखा गया था कि अगर आपको आपके शरीर में कोई व्याधि है या आपको कोई शारीरिक तकलीफ है, तो आपको सिर्फ कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं जिसको वो एफर्मेशंस कहते हैं। और वो कहते हैं कि आप इस तरह से उसको रिपीट करते जाइए तो वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? क्या ये मतलब इज इट कनेक्टेड with some cognitive science or what, that you start believing what you are speaking or what you are thinking, और उसकी वजह से वो हमारे जीवन में घटने भी लगता है? इसका अर्थ थोड़ा सा आप बताएंगे हमको? ये वैदिक मंत्रों के साथ भी यही बात है। अब मंत्र को जो लोग जपते हैं, हाँ। कुछ लोग हाथ में लेकर ये जो कर्म जपते रहते हैं, वो बुद्धिस्ट भी करते हैं और वैदिक सीएस भी करते रहे हैं। ये तो पूरे विश्व भर में कहा ही गया, लोग करते ही हैं चैंटिंग। और बहुत लोग माइक लगा के 24 घंटा 48 घंटा ये सब सारे शब्द बोलते रहते हैं। कुछ लोग इसको रिडिक्यूल भी करते हैं। जैसे जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि आप जो संस्कृत का शब्द बोलने उसकी जगह कोका कोला बोलिए, दोनों मीनिंगलेस है। वो इस अर्थ में बोलते थे कि आप ये बोल तो रहे हैं पूजा घर में बैठ के, लेकिन आपका ध्यान घर में इस पर जा रहा है कि हलवा में ठीक ठीक घी नहीं पड़ा है, या कोई चिल्ला रहा है उसको उत्तर देना है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि कोका कोला बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः की जगह, इसलिए बोलते थे, रिडिक्यूल करते थे। तो ये जो हम लोग बोलते हैं और एक ही चीज़ को दोहराते हैं, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत के श्लोक जानते हैं, बोलते रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। आधुनिक शब्द भी इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे अभी आपने कॉग्निशन और कॉग्निटिव साइंस की बात की, ऐसे ही रिकॉग्निशन से एक शब्द आया रिकॉग्निशन, प्रत्यभिज्ञा। लोगों को नए नया शब्द जानने की रुचि होती है, या एक ही अनुभव जब पुराना पड़ जाता है उसके पुनर्नवा के लिए एक नया शब्द उसके लिए गढ़ लेते हैं। आपने अभी प्रतिभिज्ञा क्या कहा? प्रत्यभिज्ञा, ये रिकॉग्निशन का अनुवाद है, या संस्कृत का या की जो ये दार्शनिक शब्दावली है प्रत्यभिज्ञा, उसका अंग्रेज़ी अनुवाद लोगों ने ऐसे किया है। क्योंकि ये काश्मीर शैव दर्शन का शब्द है, शब्दावली है, बल्कि टेक्निकल टर्म है। प्रतिभिज्ञा का दर्शन है। इसको अंग्रेज़ी अनुवाद जब किया गया 20वीं शताब्दी में, तो उसके लिए कॉग्निशन कहा गया, जो रिकॉग्निशन से अलग है। तो वो भी एक शब्द आया, लेकिन वो शब्द गढ़ा नहीं गया है। वो शब्द आज से 1000 साल से भी पहले लोगों ने जिया है। कश्मीर वैली में वसुगुप्त के समय में, सोमानंद के समय में एक लंबी सुदीर्घ परंपरा विकसित हुई एक शैव दर्शन की, जो आधुनिक है, और उसको कश्मीर में वो चीज़ डेवलप हुई थी, इसलिए उसको कश्मीर शैव दर्शन करते हैं। वो हमारे एक लेटेस्ट फिलोसॉफी है। आजकल के समय में कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइंस, ये सब बहुत चला है, कॉन्शियसनेस, लिंग्विस्टिक्स आदि आदि। इन सबसे अलग इस पर बहुत किताबें हैं। हमारे एक भारतीय मूल के अमेरिका में फिलोसोफर थे, और जो लिंग्विस्टिक्स और तमाम चीज़ों के लिए बहुत किताबें लिखी हैं। परसेप्शन की किताब का नाम है, उनका व्यक्ति का नाम है बिमल कृष्ण मतीलाल। उनकी कई किताबें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे वी वर्बलाइज व्हाट वी कॉग्नाइज। ओके। जैसे हम लोग किसी के घर घूमने गए हैं और उनके यहाँ खिड़की पर कोई पर्दा देखा, और देखते ही बोलते हैं, अरे अरे ये तो मेरे घर में भी यही वाला है। इसको बोलने को किसने बोला है? हमने कॉग्नाइज किया तो उसको वर्बलाइज किया। ये आदमी करता है। ये कॉग्निटिव साइंस की बात कर रहे हैं अब हम, कि हम लोग जैसे ही कोई चीज़ की पहचान करते हैं, परिचित होते हैं, तो हम लोग उसको वर्बलाइज कर देते हैं, खामोश नहीं रह पाते हैं। और वी कॉग्नाइज व्हाट वी वर्बलाइज, कई बार हम लोग बोलते हैं तो उसकी पहचान होती है। इसका साधारण स्तर यह है कि कुछ लोग बोल बोल के समझते हैं, है ना। तो कई बार मंत्रों को बार बार रिपीट करने से, जो सेक्रेड हाइम्स हैं, तो उसको रिपीट करने से वो धीरे धीरे उसकी पहचान होती है।
लेकिन पहचान भी तब होगी जब आपको बताया जाएगा कि ओम क्या है, भू क्या है, भुव क्या है, स्व क्या है। अदरवाइज आप उसको नहीं जानते हैं, आप सिर्फ रिपीट करते चले जाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ये एक विशद विषय है, 3000 सालों में डेवलप हुआ है, वैदिक विद्या वांग्मय से ये सारी चीज़ें आई हैं। हम लोग को नई रोशनी की ओर से देखना चाहिए। नई रोशनी का मतलब है अपनी रोशनी की ओर से। मुझे लगता है कि विद्वान वो है, ऋषि वो है, स्कॉलर वो है जिसके पास अपनी रोशनी है, या उस जिसने अपनी रोशनी को का पता चल गया है, जिसके अंदर से वो रोशनी अब व्यक्त हो रही है। ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय पर बोलेगा तो लोगों को नया लगेगा। तो ये जो चैंटिंग ऑफ सेक्रेड हिम्स है या कॉग्निशन है, या जो भी हमने बोला कि व्हाट वी कॉग्नाइज वी वर्बलाइज, ये सारी बातें पुरानी पड़ चुकी हैं। कबीर ने कहा है, विवेकानंद ने कहा है, तमाम लोगों ने कहा है। हमारे पास यदि रोशनी है तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे तो वो फिर से प्रकाशित हो जाएगा। जैसे सूरज के सामने कोई चीज़ प्रकाशित हो जाती है ना, सूरज नहीं तो नहीं दिखता है, अपनी लाइट में प्रकाशित करने हम लोग को आना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है कि जब भी हम लोग कुछ बात करें उन्हीं शब्दों को बोलें जो हम जीते हों। अच्छा। बहुत से शब्द ना लाएं। बहुत से शब्द आने से हर शब्द को डिफाइन करना पड़ेगा। दोनों लोगों के पास हर शब्द का सेम मायने होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। इसलिए उतना ही शब्द लाएं जितना ज़रूरत है। ये कैसे होगा कि हमारे सामने अगर प्रश्न स्पष्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रश्न स्पष्ट है, प्रश्न भी स्पष्ट नहीं होता है, और तब हम लोग बहुत शब्द लाते हैं। इसलिए जैसे अगर हम पूछना चाहते हैं कि प्रकाश क्या है, 3 शब्दों में ही हो गया। ज्ञान क्या है, 3 शब्दों में ही हो गया। इस बात की जगह पर हम लोग कम से कम 25-26 शब्द कम से कम इस्तेमाल करते हैं, है ना जी। इसलिए प्रश्न क्या है वो स्पष्ट रहना चाहिए। प्रश्न अच्छा होगा तो उत्तर अच्छा आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग स्पष्टता और सरलता लाएं। जब किसी भी विषय को हम स्पष्ट करते हैं और सरल करते हैं तो हमारे भीतर शक्ति बढ़ जाती है, और जब हम उसको जटिल करते हैं, संश्लिष्ट करते हैं, तो हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति कम पड़ जाती है, निस्तेज पड़ती जाती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वाक की अपनी शक्ति होती है, हम उसका मिसयूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए अपनी शक्ति का डिसिपेशन कर रहे होते हैं। बहुत सुंदर। इसलिए हम अपनी शक्ति को डिसिपेट न होने दें, बल्कि और मल्टीप्लाई होने दें, बल्कि रेप्लिकेट होने दें, डबल होने दें। उसके लिए ज़रूरी है कि जो बात कहनी है उसके लिए उपयुक्त शब्द बोले, भले लोगों को समझ में ना आए। अगर हमें बोलना है कि राइट रिजॉल्व, तो हम बोलेंगे सम्यक संकल्प। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। लेकिन हम अगर बोलेंगे कि सम्यक संकल्प लेना चाहिए, तो सामने वाला व्यक्ति पूछेगा, और आप जब बताएंगे तो आप सतह से तह में चले गए। दोनों जब डिस्कस करेंगे और पूछा जाएगा और तह में जाएंगे, तलहटी तक पहुंच जाएंगे। बाहरी तौर पर वो भी उतना ही लाभ का होगा जैसे भीतर जाने पर होता है। इस तरह से हम चीज़ विषयों की गहराई में जा सकते हैं। सही शब्दों का, उपयुक्त शब्दों का, सम्यक शब्दों का प्रयोग कर। अब अगर पूछा जाए कि प्रश्न क्या आपने पूछा, तो अगर स्पष्टता रहेगी तो कम से कम शब्दों में आप उसको पूछ सकेंगे। वो ये है कि आपने बोला कि जो भी हम लोग के साथ अभाव होता है या नहीं होता है, उसको अगर बार बार बोला जाए, सोचा जाए, तो वो होने लगता है। ये माइंड पावर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, थॉट पावर है। आप जिस चीज़ में अपना माइंड अप्लाई करते हैं, थॉट अप्लाई करते हैं, उसमें जीवन आ जाता है, वो जीवंतता आ जाती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखने लगे, उस पर सोचने लगे, तो आप अपना पावर उसमें डाल रहे हैं, इसलिए वो पूरी दुनिया में दिखने लगेगा, है ना। एक रॉबर्टो हुआरोस की कविता है कि जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसको बचा रहे होते हैं। कविता थी, ये विश्व कविता समारोह हुआ था भोपाल में, उसमें वो आए थे, उन्होंने बोला था, उसका एक लाइन आया, याद आ गया। तो आप किसी भी चीज़ पर, आपके घर के बाहर कूड़ा आ रखा है, आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, वो कूड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होके जीने लगेगा। जान आपने डाली, कूड़े में नहीं। ऐसे किसी व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, उसमें सोच कर जान आपने डाली, वो और भयावह होकर आपके सामने आएगा। इसी तरह से किसी अच्छे आदमी के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो आपके लिए जीवंत हो जाएगा। तो बाहर तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, आपका थॉट उसमें पावर दे रहा है। फिर विवेकानंद की बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी थॉट पावर को अप्लाई करते हैं, इसलिए उसको पावर दे रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि उसका पावर कम हो तो अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए थॉट या माइंड से, वो ख़त्म हो जाएगा। ये बुद्ध ने भी कहा है। बुद्ध की देशनाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको पाली में कहा गया है प्रतीत्य समुत्पाद, थियोरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। माने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का मतलब एक ही साथ दोनों ही जगह कोई चीज़ इमर्ज करता है, ओरिजिन लेता है। इधर आपने सोचा कोई व्यक्ति, उधर वो व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो गया। आपने कहा कि अरे मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारा फ़ोन आ गया। बोलते हैं ना हम लोग, ये टेलीपैथी नहीं है। ये माइंड जो सूक्ष्म रूप है उसका स्थूल रूप सामने आ गया। रियलिटी या मैटर जो है या बॉडी जो है ये माइंड का स्थूल रूप है, ग्रॉसर फॉर्म है, और माइंड जो है ये मैटर का सटलर फॉर्म है। एक ही चीज़ है, तो एक हुआ तो दूसरा भी आएगा। मन में किसी का ख्याल आया तो सामने प्रकट हो गया। आप चाहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, ख्याल को हटा दीजिए, वो अपने आप चला जाएगा। आप जो कुछ भी आप चाहते हैं कि कोई आपके सामने अपीयर हो, सिर्फ सोचिए, उसका ग्रॉसर फॉर्म्स आ जाएगा सामने। और अगर आप चाहते हैं कि उसको वो मेरे जीवन, वो परिस्थिति आपके जीवन से चली जाए, हर आदमी चाहता है ना, हमको प्रेशर चाहिए, पेन नहीं चाहिए। हम इंतज़ार करते हैं कि जिसको हम प्यार करते हैं उसका फ़ोन आए, जिसको पसंद नहीं करते उसका फ़ोन ना आए, उसका आ जाता है। जिसको पसंद नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं चाहते थे लेकिन सोचा ना आपने, इसलिए आप ही ने इनवाइट कर लिया। तो बुद्ध कह रहे हैं कि दिस बीइंग दैट अराइजेस, दिस यानी कि माइंड, दैट यानी कि मैटर, बाहर, भीतर अराइज हुआ है इसलिए बाहर अराइज हुआ है। इसी का दूसरा या कॉरोलरी पार्ट है कि अगर आपको बाहर को हटाना है परिस्थिति या व्यक्ति को, तो भीतर से हटा दीजिए। जो विवेकानंद कह रहे हैं कि थॉट पावर का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विड्रॉ कर लीजिए, मत उधर वो कर, उसको जीवन मत दीजिए, तो वो मर जाएगा। अब इसके आगे एक स्टेप आगे हम लोग जा सकते हैं तहो में। वो ये है, इसका मतलब बाहर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमारे कारण एग्जिस्ट करती है। इस दृष्टि से बाहर का पूरा जो जगत है वो माया है, स्वप्न है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। जैसे मैं राजा हूँ और मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं भिखारी हो गया हूँ और मैं सबसे मांग रहा हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो मैं मान रहा हूँ ना कि मैं भिखारी हूँ, देख रहा हूँ। जागने पर लगा कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ, जागने पर तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना भिखारी। इन दृष्टियों से कहा गया है कि यह संसार मिथ्या है, स्वप्न है, माया है। तीनों शब्द का एक ही मतलब है। शंकराचार्य ने माया कहा, योग वासिष्ठ में इसको स्वप्न कहा गया, और जगत मिथ्या वही शंकराचार्य ने उसी को ऐसे बोला, आदि शंकराचार्य ने, है ना। तो उसमें मत जाइए। मूल बात यह है कि हम बोलें कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा है, पैसा, जो लोग बोलते हैं वो होने लगता है माइंड के कारण। तो माइंड के कारण मैटर है, इनसाइड के कारण आउटसाइड है। तो आप कह रहे हैं कि इनसाइड अगर ठीक किया जाएगा तो आउटसाइड भी ठीक हो जाएगा। मेरे पास पैसा है तो पैसा हो ही रहेगा, ठीक बात है। लेकिन जो चीज़ मैटर की पेरिफेरी में आ गया वो नेचर की भी गिरफ्त में आ गया, उसकी आंख में भी। नेचर का नेचर है कि वो ड्युअलिटी में जीता है, हाँ, अपोजिट ड्युअलिटी में, अपोजिंग ड्युअलिटी में जीता है। माइंड भी नेचर का पार्ट है। माइंड में आएगा कि अभी हम आपसे बात करें, माइंड में इसी वक्त आएगा कि हम बनारस में ये काम भी करें, एकदम हो ही नहीं सकता। अपोजिंग चीज़ें आती हैं माइंड, क्योंकि नेचर में भी है। तो आपने सोचा कि मेरे पास पैसा है, पैसा आ गया, खुश मत होइए, उसका अपोजिट भी आने वाला है, अभाव भी। तो उसका अभाव आपने क्रिएट कर लिया जो अभी अपीयर नहीं है ना। तो उसका खतरनाक पहलू ये है। तो बेटर क्या है, ये दिस को ही न होने दे, रहने देना। तो दैट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अपोजिट भी नहीं आएगा। आप लॉज ऑफ नेचर की गिरफ्त में नहीं आएगा, आप जन्म मृत्यु से भी बच गए, आप लॉ ऑफ कॉजेशन से भी बच गए। माइंड ही नहीं तो वर्ल्ड ही नहीं, तो बॉडी ही नहीं, तो ईगो ही नहीं, इंटेलेक्ट ही नहीं, तो जो बच गया वो क्या हुआ आपको रियलाइज़ होगा। हम इसका उल्टा चलते हैं कि जो बच गया वो हार्ट है ना। आप वहाँ से एक जगह पर पाँव तो जमा लीजिए, पहले हार्ट है। अब देखिए माइंड हो ना हो, आप माइंड को हटा दीजिए। आप एक जगह पर तो आ ही गए हैं। कैसे आ गए हैं, क्या वो काल्पनिक स्थिति है? नहीं, वो एकदम ठोस चीज़ है कि यहाँ लाइट की गर्मी लग रही है, सामने माइक है, आपका सिर ऐसे हो रहा है, 2 लाइट जल रहा है, कमरा है, स्टूडियो है, सारी चीज़ें है, ये तो रियल है। यहाँ होइए ना,
यही हार्ट है, यही सेल्फ है, यही लाइट है। वाह, बहुत सुंदर। इसी के साथ साथ जुड़ी हुई एक और बात मैं सिर्फ जोड़ना चाहूँगी अपनी ओर से, कि कई बार हम जीवन में ब्लेम करते रहते हैं कि इसके वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो किसी रहा है, व्यक्ति ये को, हाँ, हमको नहीं चाहिए। किसी कारण ढूंढते रहते हर हैं, कोई ना कोई कारण दूसरे को ढूंढते ब्लेम रहते हैं करते और कुछ नहीं मिलती है, कोई कारण नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि अरे हमारा भाग्य ही खराब है, ये मेरे प्रारब्ध नहीं है। इस तरह से जो सुनी सुनाई एक आइडियाज़ हैं हम उन्हीं को बटोरते रहते हैं। मगर आपके कहने के हिसाब से ये या समझ सत्य में की आता ओर है, से, हाँ, जो आपसे सुना है अभी और सत्य की ओर से या कविता की ऊंचाई से, कविता की ऊंचाई से ये समझ में आ रहा है कि जो है, जो हम सोच रहे हैं कि हमारे अगल बगल है, जो अनडिजायरेबल है हमारे लिए, वो भी हमारा ही क्रिएशन है। तो हमारा ही, तो ब्लेम किसको दें? हाँ, तो हमारा ही उत्तरदायित्व है कि उसको, वो वैसे ही है जैसे कि हमारे हाथ से कोई लोहे का कोई गिर गया मेरे पाँव में, तो हम हाथ को तो ब्लेम नहीं देते, हाथ को काट नहीं देते, सजा देते नहीं है ना, अपना ही पार्ट है। लेकिन ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको अगर सम्यक शब्दों में बोले तो कठिन हो जाएगा। फिर हम आसान भाषा भी ले सकते हैं। कठिन भाषा क्या हो जाएगी कि पहली बात तो हमने अपने बॉडी को मान लिया कि हम है ना, तो दूसरा बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो जब अगर हम बॉडी ही नहीं है तो दूसरा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ब्लेम कैसे दे पाएंगे? यानी हमको किसी ने जकड़ लिया, हमारी ज़ुबान को रोक लिया, आप बोल ही नहीं सकते। भाई मैं जब ये बॉडी नहीं हूँ तो मेरा ध्यान फिर बाहर जाएगा ही नहीं, तो दूसरा बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ब्लेम कौन देगा और किस पर देगा? हम फंस गए। ये हुआ सम्यक शब्दों का प्रयोग करना लिंग्विस्टिकली। एकदम ठीक ठीक बात बोली जा रही है, इसका ये अकाट्य है, ठीक है, और अटूट है, कोई इसको हटा नहीं सकता, ये जो वाक्य बोला गया। अब सरल भाषा में बोला जाए अगर इसको, कि ईगो अपने आप को बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। ईगो अपने आप को हमेशा बोलना चाहता है कि मैं सही हूँ। जैसे कोई अपराधी को आप बोलते हैं, वो बोलते हैं मैंने तो कोई काम नहीं किया, गलत काम नहीं किया। तो जो अपराधी है वो क्यों बोलेगा कि मैंने अपराध किया है? वो तो चाहेगा कि मुझे बचा लिया जाए ना, अपराधी बचना चाहेगा, तो दूसरे पर वो कहेगा ही कि इसकी गलती की वजह से मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हुई, इसमें खोट है, लाइट गड़बड़ है इसलिए मेरे चेहरे पर शैडो आ रहा है ना। तो ईगो तो अपने आप को बचाना चाहेगा ना, तो ईगो बचाता ही रहेगा। तो व्यक्ति लेकिन नहीं बचा रहा है अपने आप को। ईगो के कारण व्यक्ति सजा पा रहा है, ईगो के कारण व्यक्ति बचाना चाह रहा है, ईगो के कारण वो व्यक्ति मर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति फिर भी बचा रह जा रहा है, फिर भी उसके पास पश्चाताप नहीं है, फिर भी शरीर के मरने के बाद भी रह जा रहा है, उसको उसे जाना ही नहीं जी। ईगो जान भी नहीं सकता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ईगो ड्रॉप होने से वो जो व्यक्ति जो कुछ भी देख रहा है, वो व्यक्ति भी अब नहीं देख पा रहा है, व्यक्ति के थ्रू उसका लाइट देख रहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है जी। ये बहुत साइंटिफिकली क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ईश्वर को जब देख नहीं सकते। लोग जाके पूछते हैं, जैसे कि लखनऊ में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं, उनका नाम था पुंजा जी, लोग उनको पापा जी बोलते थे। वो रमन महर्षि के पास गए थे, उन्होंने 3-4 सवाल पूछे जो उन्होंने पूरे देश में सारे महापुरुषों से पूछे थे, उनको उत्तर नहीं मिला था। वहाँ जाकर भी उन्होंने यही पूछा था कि क्या ईश्वर है, आपने देखा है, और क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, और उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा आपको? 4 ये सबसे पूछे थे पूरे देश भर में। पहला प्रश्न किया, रमन महर्षि शांत रहे। दूसरा प्रश्न पूछा, शांत रहे। तीसरा प्रश्न पूछा, शांत रहे। चौथा प्रश्न पूछा, शांत रहे। और वो उसको देखते रहे, सिर्फ आंखों में आंखें डाल के, और ये भी देख रहे थे। तब उन्होंने बताया कि वो ईश्वर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। हम लोग को आदत हो गई है कि बोतल कहाँ है, बोतल देखे, ये है बोतल, और चाबी खो गई, चाबी कहाँ है, हाँ ये चाबी है। यानी जो हम जानते हैं जब उसको पा जाते हैं तो उसको डिस्कवरी कहते हैं। जो हम नहीं जानते हैं वो हमारे सामने भी आ जाएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे अगर ईश्वर आ गया तो, है ना। हम कैसे जानेंगे कौन है? हम लोग को शक होगा। तो हम लोग को हमेशा चीज़ों को देखने की, जांचने की आदत है, जिसके तहत हम लोग उसी तरह का वाक्य भी बना लेते हैं
कि ईश्वर को आपने देखा है जैसे वो देखने की कोई वस्तु है, वो पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि वो देखने की वस्तु नहीं है, वो देख रहा है, वो देखता है। ये रमन महर्षि ने उनको बताया। डॉक्टर में काफ़ी समय तक जीवित थे, 97 में उन्होंने देह को छोड़ा। ज़्यादातर उनके डिसाइपल विदेशी थे और लोग देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह में भी उनका। तो मैं भी एक बार मिला उनसे, मैं लखनऊ में जब जॉब करने गया था 92 में, मैं गया था देखने, उनको देखा। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, लोग प्रश्न कर रहे थे आदि, क्योंकि मैं प्रश्न करूँगा तो फिर ईगो आ गया ना, मेरी तरफ से जो देख रहा है वही देखे, अपने आप को देखे उस रूप में। तो मैं गया, शांति से बैठा, फिर मैं चला आया था, जॉब में चला गया। तो मेरा ये कहना है कि वो जो देख रहा है उसको हम देखने नहीं दे रहे हैं। उसको अगर हम देखने दें उस सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो डिवीज़न ख़त्म हो गया है ना। एक फीलिंग आती है, वो आनंद है, और जब वो आनंद की फीलिंग आती है विदाउट एनी कॉज या ऑब्जेक्टिव कॉज या मटेरियल कॉज, तो आपके सारे प्रश्न सुलझ गए होते हैं। जब एक बार विनोद खन्ना से पूछा गया था कि आपके सारे प्रश्न सुलझ गए, तो उनका उत्तर था कि प्रश्न ही नहीं रहा। तो वो इस दशा हो जाती कि आपके पास प्रश्न ही नहीं रहता। प्रश्न मतलब संशय नहीं रहता जी। यही है। बहुत ही सुंदर, आपने इसको बात को बहुत अच्छी तरीके से खोला है, और शायद इसको पुनः पुनः बार बार सुनना भी पड़े, क्योंकि आपने इतनी सारी बातें बोली हैं कि हर एक चीज़ को ध्यान से सुने, क्योंकि दिमाग की भी ऐसी एक आदत बन गई है कि जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लग जाता है। तो थॉट्स को कम करके और उसके अंदर बहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर विराम लेने से पहले मैं क्या 2 बातें कह सकता हूँ? और मैं भी विराम लेने से पहले आपसे एक बात कहूँगी। बिल्कुल कहिए। आप पहले कहिए। पहला तो ये है कि आप जो पहले एपिसोड से प्रश्न करती आ रही हैं अभी तक, उसी ध्वनित ये हो रहा है, वो एक ही है जो ध्वनित हो रहा है। ध्वनित ये हो रहा है कि आदमी के पास ज्ञान होने के बाद भी अभी तक वो मनुष्य तमाम सभ्यताओं के बावजूद असभ्य क्यों है, इससे वो कैसे ऊपर उठे। ये आपके सारे प्रश्नों में ध्वनित हो रहा है कि आदमी की वाणी, आदमी का ज्ञान, सब कुछ होने के बाद भी 3000 सालों में आज भी मनुष्य क्यों नहीं हो पाया है, उसमें आदिम वृत्तियाँ क्यों हैं। ये आपके सारे प्रश्नों के पीछे एक ध्वनित हुआ। और दूसरी बात मुझे ये कहना है, इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। पहली बात पर, ये आपके सारे प्रश्नों के पीछे मुझे बार बार ध्वनित हो रहा है, उसी को आप अलग अलग ढंग से पूछ रही हैं। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि एक जो हम लोग को ये कहा गया है कि आदमी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता, और स्वभाव के तहत ही वो प्रश्न करता है और सारी चीज़ें करता है, तो फिर एनलाइटमेंट कैसे हो। मुझे लगता है कि आदमी अपना एक नया स्वभाव गढ़ सकता है, उससे उसके स्वभाव से विदाई हो जाएगी। इस स्वभाव के लॉजिक्स अलग हैं, वोकैबुलरी अलग है। इस पर भी हम लोग को सोचना चाहिए, बिल्कुल नई चीज़ है। और एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो ये है कि आपने इतनी बातों में एक शब्द कहा, लिंग्विस्टिक्स, वो एकदम किसी रत्न की तरह चमक रहा है अभी भी, तो इसको भी हम देखना चाहेंगे। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।